हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ CDP वी डिस्कस अबाउट द लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, रोल ऑफ इंटेलिजेंस, लॉज ऑफ लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मनोविज्ञान के तहत हमने थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद हम रेपिटिशन एंड प्रैक्टिस, स्किल लर्निंग, रोल ऑफ इंटेलिजेंस, अ लॉ ऑफ लर्निंग की चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग्स। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है इंट्रोडक्टिंग टू द थ्योरी। नाउ द अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत 3 जर्मन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन को विकसित करता है, जो कि कुर्ट कॉफका, मैक्स विथिमर एंड वुल्फगैंग कोहलर। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है स्थिति को समग्र रूप में ग्रहण करना। इसलिए समग्र तरीका, समग्र कृत्य भी इसका अर्थ होता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार आंशिक की बजाय समग्र अधिक महत्वपूर्ण होता है और किसी दशा या समग्र के रूप में उद्देश्य को ग्रहण करने की प्रत्येक व्यक्ति में एक आंतरिक प्रवृत्ति निवास करती है। जिस प्रकार से हमें कक्षा कक्ष, विद्यालय इमारत, खेल के मैदान, रेलवे लाइन, रेलवे प्लेटफॉर्म, पर्वत, नदी इत्यादि चीज़ों को एक समग्र रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, न कि आंशिक रूप में हम इसको करते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष समग्र रूप में हम करते हैं और आंशिक रूप में, जैसे कि सिर, आँखें, कान, नाक, मुंह, दांत, भुजाएं, पैर, चेहरा, इस प्रकार ये अलग से प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति का प्रत्यक्ष सदैव ही गेस्टाल्ट या समग्र के रूप में ही होता है। इसीलिए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन तब होगा जब व्यक्ति अधिगम दशाओं को समझने या प्रत्यक्ष करने में समग्र रूप से सक्षम होगा। इस प्रकार से कोहलर ने चिंपैंजी पर बहुत से प्रयोग किए और इस नतीजे पर पहुँचे कि अधिगम केवल तभी हो सकता है जब अधिगम दशाओं का समग्र रूप में प्रत्यक्ष किया जाए। इस प्रकार से अधिगम को अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम नाम दिया गया और इनके अनुसार अंतर्दृष्टि के अभाव में अधिगम नहीं हो सकता है और अंतर्दृष्टि से इसका आशय है कि समस्यात्मक दशाओं पर आंतरिक दृष्टि गढ़ा देना। इसके अनुसार अंतर्दृष्टि में दशाओं की आकस्मिक ग्राह्यता या समझने के अंश को सम्मिलित करते हैं और इसमें छुपी दृष्टि की बजाय आगे की दृष्टि को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम में समस्यात्मक दशाओं का समग्र रूप में पुनरावलोकन किया जाता है और समाधान विभिन्नता लिए हुए दूरदृष्टि के रूप में मस्तिष्क के समक्ष आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। नाउ द सम theories we will discuss about the evidence of the psychology, that सिंगल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। सिंगल बॉक्स एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी एडेड जूनियर टीचर सिलेक्शन एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। CTET और UP TET या राजस्थान रीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। कोहलर ने एक चिंपैंजी को लोहे की सलाखों वाले एक पिंजरे में रखा और पिंजरे की छत से उसने केले का एक गुच्छा लटका दिया। पिंजरे के कोने में लकड़ी का एक बक्सा भी रखा और केले को कुछ दूरी पर लटका दिया ताकि बिना बक्से के उपयुक्त प्रयोग के चिंपैंजी केले तक न पहुंच सके। शुरू में तो चिंपैंजी ने केले को प्राप्त करने के लिए व्याकुलता से प्रयास किए और वह केले प्राप्त करने के लिए बहुत बार कूदा। उसने लोहे की सलाखों पर चढ़ने का भी प्रयास किया। इतनी अधिक फिसलन भरी थी कि उसकी मदद से वो नहीं कर सका। कुंठा के कारण चिंपैंजी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलने का भी प्रयास किया। इस प्रक्रिया में चिंपैंजी बक्से के ऊपर चढ़ा
और केलों की तरफ कूदा, लेकिन असफल रहा। इसके बाद वह एक कोने में बैठ गया और समग्र दशा पर चिंतन और विश्लेषण करने लगा। लेकिन अचानक बक्से की ओर घूमा, बक्से को खींचकर केलों के नीचे लाया, उसके ऊपर चढ़ा और कूदा। अब वह केलों को प्राप्त करने में सफल हो गया। इस प्रकार से ये था सिंगल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। नाउ द 2 बॉक्स एक्सपेरिमेंट। और इसी प्रकार की दशाओं को रखा गया प्रयोग के, लेकिन एक बक्से के स्थान पर 2 बक्से रख दिए गए और केलों को और भी दूर कर दिया गया। अब चिंपैंजी 2 बक्सों का उपयुक्त प्रयोग करना सीख चुका है और उसने बक्से पर छोटे बक्से को रखा और फिर कूद गया। इस बार भी चिंपैंजी ने 2 बक्से को एक के ऊपर एक दूसरे को रखने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया है। दोनों बक्सों पर चढ़ा और इन पर खड़ा हुआ और कूदा। केलों को प्राप्त करने में वो अंततः सफल हो ही गया। और इस प्रकार से तीसरा प्रयोग जो किया गया वो सिंगल स्टिक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस प्रयोग में प्रयोगात्मक दशाओं में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। पिंजरे में बक्से के स्थान पर एक बॉक्स की छड़ी को रखा गया और केले को पिंजरे के बहुत दूर रखा गया। अब चिंपैंजी को बांस की छड़ी का प्रयोग करते हुए केले को पिंजरे के अंदर खींचना था। कुछ उन्मुक्त प्रयासों और जल्दबाजी की क्रियाओं के पश्चात अंत में चिंपैंजी भोजन को पिंजरे के अंदर खींचने में सफल हो गया। इस प्रकार से जो चौथा प्रयोग किया गया 2 स्टिक एक्सपेरिमेंट, इसमें कोहलर ने 2 बांस की छड़ियों को पिंजरे में रखा। एक छड़ी लंबी और दूसरी छड़ी छोटी थी। छोटी छड़ी के एक छोर को बड़ी छड़ी के दूसरे छोर से जोड़कर और बड़ी छड़ी बनाई जा सकती थी। केले को पिंजरे के बाहर ही रखा गया और दूरी को बढ़ा दिया गया। चिंपैंजी ने प्रत्येक छड़ी से कोशिश की, लेकिन केले तक पहुंचने में असफल रहा। चिंपैंजी ने छड़ियों को छोड़ा नहीं और प्रयास करना जारी रखा। अचानक दोनों छड़ियां परस्पर जुड़ गईं। थोड़ी सी समझ के साथ बिना समय गंवाए लोहे की सलाखों की ओर भागा और बड़ी हुई छड़ी को डालकर केले को पिंजरे के अंदर खींच लिया। इन प्रयोगों के आधार पर कोहलर ने निष्कर्ष निकाला कि जब अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो चिंपैंजी दशा को समग्र रूप में समझने की स्थिति में होता है। केवल वह दिए जाने वाले सही प्रत्युत्तर को प्राप्त करता है। इसको निश्चित करने के लिए अंतर्दृष्टि हुई या नहीं, कोहलर ने अगले दिन इन्हीं प्रयोग को किया और उन्होंने देखा कि उनके विषय न तो समय व्यर्थ किया और न ही गलती की। उसका प्रथम उत्तर ही सही प्रत्युत्तर लगा। और अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम के लिए आवश्यक है कि जीव समस्या के समस्त अंगों के बीच संबंध को समझने के योग्य होना चाहिए और संबंध की इस समझ को प्रत्यक्षीकरण भी कहा जा सकता है। और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि को जीव की प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया में अनुभव के अकस्मात पुनः संगठन के रूप में परिभाषित किया। अंतर्दृष्टि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट लर्निंग, दैट द मेन मेजर स्पेसिफिकेशन इज़ दैट द फर्स्ट पॉइंट, अंतर्दृष्टि अधिगम बुद्धि पर निर्भर करता है और अंतर्दृष्टि अधिगम दशाओं पर भी निर्भर करता है। कार्य सरल होता है तो अंतर्दृष्टि शीघ्र सहज होती है, और जब कार्य कठिन होता है वह अधिक जटिल होता है तो अंतर्दृष्टि देरी से हो सकती है। नाउ द थर्ड पॉइंट, अंतर्दृष्टि अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक बार अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाने के बाद समस्या पर नियंत्रण हो जाता है। अगली बार कोई गलती नहीं होती है और तुरंत इसका समाधान भी हो जाता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, अंतर्दृष्टि गेस्टल्ट का निर्माण करती है, जैसे अधिगमकर्ता द्वारा दशा को समग्र रूप में ग्रहण किया जाता है। और पाँचवें पॉइंट में अंतर्दृष्टि समस्या के समाधान को अकस्मात ग्रहण किया जाता है। छठा पॉइंट है, अंतर्दृष्टि में अधिगमकर्ता दशा में सम्मिलित विभिन्न अवयवों के बीच संबंधों को देखता है और निर्णित करता है और उसको समझता है। नाउ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इनसाइट लर्निंग, this is the most educational assumption that first assumption is principle of proceeding from whole to the part। इस सिद्धांत में समग्र अंशों का योग नहीं है, इसलिए शिक्षक द्वारा कक्षा में वस्तुओं को प्रारंभ से ही समग्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अधिगम सामग्री में पूर्ण अंतर्दृष्टि देने के लिए हमें सदैव ही समग्र से अंश की ओर प्रक्रियाधीन होना चाहिए
अब भूगोल के शिक्षण के समय हमें ग्लोब से शुरुआत करते हुए देश, राज्य और शहर की ओर आना चाहिए। जीव विज्ञान के शिक्षण के समय बच्चों के समक्ष संपूर्ण शरीर का प्रतिरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके पश्चात शरीर के विभिन्न भागों अंगों पर जोर देना चाहिए। इसके बाद पहले पूरे वाक्य को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके बाद शब्दों और अक्षरों को विश्लेषण किया जाना चाहिए। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सेकंड अप्रोच है अंतर्दृष्टि व्यक्ति की अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से समस्या समाधान करने में सहायता करती है। इसलिए उत्तम अधिगम के लिए शिक्षक द्वारा समस्या निदान उपागम का प्रयोग किया जाना चाहिए। नाउ द थर्ड एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग होल। शिक्षक द्वारा यंत्रवत पुनरावृत्ति, व्यर्थ अधिगम और प्रयत्न तथा भूल के व्यवहार की उपेक्षा की जानी चाहिए। उसे समझ और अंतर्दृष्टि पर बल देना चाहिए। अंतर्दृष्टि के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा दशाओं को अर्थपूर्ण समग्र रूप में संगठित करना चाहिए। उसे वस्तुओं की स्थिति में अन्य वस्तुओं के साथ जोड़ते हुए सीखना चाहिए। अतः शिक्षक को अधिगम दशा में विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों को देखने में छात्र की सहायता करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल ओरिएंटेड अप्रोच। शिक्षक को बालक के अनुभव के आधार पर लक्ष्य के प्रति बालक में उद्देश्यात्मक इच्छा को विकसित करना चाहिए। उसे विषय वस्तु को सिखाते समय बालक के अनुभव से संबंधित करते हुए सुनाना चाहिए और उसके पश्चात उसे लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। सार और पाठ्यक्रम के संगठन और नियोजन के समय गेस्टल्ट सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा का पाठ्यक्रम समग्र रूप से अखंड होना चाहिए और अध्ययन के विभिन्न विषयों के बीच सहसंबंधित होना चाहिए। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी को भूखा रखा गया था, इसलिए वह भोजन पाने और खोजने के लिए प्रेरित हुआ। इसने इसे अपने दिल और आत्मा से समस्या निदान की ओर अग्रसर किया। अतः शिक्षक को अंतर्दृष्टि अधिगम के लिए छात्रों को उपयुक्त रूप से प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। नाउ द मल्टीपल अप्रोच। अंतर्दृष्टि में अधिगमकर्ता की योग्यता और पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षक को इस तरीक़ों से बहुआयामी उपागम को अपनाना चाहिए, जिसमें पहला है उसे उपयुक्त तरीके से अपने पाठ को योजनाबद्ध कर लेना चाहिए। दूसरा है उसे बालक को महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए और तीसरा है उसे सिद्धांत और अभ्यास के बीच अखंडता लानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अंतर्दृष्टि में पूर्व अनुभव वर्तमान अधिगम में सहायक होते हैं, अतः यह सिद्धांत अधिगम को स्थानांतरण पर बल देता है। इसलिए शिक्षण के समय शिक्षक को इस तथ्य की जानकारी होनी ही चाहिए। नाउ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम में बुद्धि मुख्य भूमिका निभाती है। अधिक बुद्धिमान बालक अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिक सीखेगा। कम बुद्धिमान बालक को अंतर्दृष्टि अर्जित करने में अधिक प्रयासों और अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए शिक्षक को बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान भी रखना चाहिए। नाउ द 10th पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फैकल्टीज़। अंतर्दृष्टि में बुद्धि का अधिकतम प्रयोग सम्मिलित होता है। इसलिए अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम उच्च मानसिक दक्षताओं जैसे कि चिंतन, कल्पनाशीलता, विवेक, समस्या निदान और विश्लेषणात्मक योग्यताओं आदि में सुधार और विकास करने में बहुत ही सहायक होता है। नाउ द गेस्टाल्ट अप्रोच। हमें सदैव बालक को गेस्टाल्ट अथवा समग्र के रूप में देखना चाहिए। बालक के बारे में हमारा निर्णय बालक के किसी पृथकतावादी कृत्य के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि बालक को उसके संपूर्ण व्यवहार के आधार पर देखा जाना चाहिए। नाउ द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव के अनुसार भोजन के लिए लार का आना एक स्वाभाविक और शरीर शास्त्रीय क्रिया है, लेकिन भोजन के अभाव में लार का आना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। केवल मात्र उपयोगकर्ता को देखकर, उसके पाद चांपों की आवाज़ सुनकर लार का आना, और पावलोव ने ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का परीक्षण करने का निश्चय किया है और वह अपनी रुचि शरीर विज्ञान के क्षेत्र से हटाकर मनोविज्ञान के क्षेत्र की ओर लगाने को बाध्य हो गए और पावलोव के परीक्षणों का परिणाम शास्त्रीय संबंध के सिद्धांत के रूप में सामने आया, जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। शास्त्रीय संबंध को और भी बहुत से दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग प्रतिक्रियात्मक संबंध, जिसमें दूसरा है एस प्रकार का संबंध, तीसरा है कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी संबंध प्रतिबिंब सिद्धांत और कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत
और एसोसिएशनिस्ट थ्योरी, एसआर संबद्धता सिद्धांत। नाउ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्पांस थ्योरी, प्रतिक्रिया का स्थानापन्न सिद्धांत। और पावलोव कंडीशनिंग, पावलोव संबंध। शास्त्रीय संबंध दो उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का मामला है जो हमारे व्यवहार को या तो उद्दीप्त कर सकता है या शीघ्रता से एक के बाद दूसरे के द्वारा प्रभावित करते हैं। इन दोनों उद्दीपकों में से एक दृढ़ और दूसरा दुर्बल होता है। दृढ़ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में माना जाता है और दुर्बल उद्दीपक को कृत्रिम या उदासीन उद्दीपक माना जाता है। स्वाभाविक उद्दीपक अपने स्वयं के प्रति उत्तर रखता है और कृत्रिम या उदासीन उद्दीपक भी अपने स्वयं के प्रति उत्तर रखता है। लेकिन जब दोनों उद्दीपक जुड़ जाते हैं तो एक अवस्था आती है जब कृत्रिम या उदासीन उद्दीपक से भी स्वाभाविक उद्दीपकों के उत्तर प्राप्त होने लगते हैं। जब दृढ़ उद्दीपक के प्रति उत्तर का कृत्रिम अथवा उदासीन उद्दीपक द्वारा स्थानापन्न कर दिया जाता है तो संबंध होना कहा जाता है। निम्नलिखित मामले इस ओर अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे एक माता चिकित्सक के क्लिनिक में अपने बच्चे के चिकित्सकीय उपचार के लिए जाती है जिसे उच्च ताप है और बच्चे की गहन जांच के पश्चात चिकित्सक माता को उसके बच्चे के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है। इंजेक्शन लगाते समय बच्चा सुई की चुभन को अनुभव करता है और दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। चिकित्सक माता को बच्चे की दूसरी जांच के लिए अगले दिन आने की सलाह देता है। इस बार भी चिकित्सक बच्चे को इंजेक्शन लगाता है और बच्चा दर्द से चिल्लाता है। इस प्रक्रिया की कुछ और दिन पुनरावृत्ति होती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब बच्चा केवल चिकित्सक को देखने या क्लिनिक को देखने मात्र से ही चिल्लाना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आता है जब घर पर चिकित्सक शब्द का प्रयोग ही बालक के चिल्लाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अतः बच्चों में चिकित्सक के प्रति डर का प्रति उत्तर विकसित हो जाता है और बालक के व्यवहार को दो उद्दीपकों ने प्रभावित किया है, एक इंजेक्शन की सुई और दूसरा चिकित्सक। इंजेक्शन दृढ़ उद्दीपक और चिकित्सक दुर्बल उद्दीपक के रूप में जाना जाता है। इसलिए इंजेक्शन स्वाभाविक उद्दीपक और चिकित्सक कृत्रिम या उदासीन उद्दीपक बन जाता है। जब बालक में चिकित्सक के प्रति भय विकसित हो जाता है तो इसका अर्थ है कि दृढ़ उद्दीपक का प्रत्युत्तर कृत्रिम या उदासीन उद्दीपक द्वारा स्थानापन्न हो जाता है। अतः शब्द का अर्थ स्वाभाविक प्रत्युत्तर का परिवर्तन है। स्वाभाविक उद्दीपक का परिणाम स्वाभाविक प्रत्युत्तर होता है, लेकिन कई बार दूसरा कृत्रिम उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के उत्तर में स्थानापन्न हो सकता है। इस प्रकार से शास्त्रीय संबंध में कृत्रिम उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच एक नया संगठन हो जाता है। तो गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज का आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोविज्ञान में पावलोव का सिद्धांत कैसा लगा? इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है प्रतिक्रियात्मक संबंध, गेस्टाल्ट उपागम, उच्च मानसिक दक्षताओं का विकास, शास्त्रीय संबंध सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम का स्थानांतरण, समस्या निदान उपागम, अर्थपूर्ण समग्रता और समझ पर बल, लक्ष्य निर्धारित उपागम, सहसंबंध और अखंडता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बहुआयामी उपागम, समग्र से अंश की ओर की प्रक्रिया के सिद्धांत। इस प्रकार से आज का ये लेक्चर मैं यहीं तक देता हूँ। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको सिद्धांत के पक्ष में प्रयोगात्मक साक्ष्य के रूप में कुछ डिस्कस करूंगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉगी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत ये चैप्टर चल रहे हैं जो कि यूपी टेट, सी टेट, रीट, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और हरियाणा टेट, हिमाचल टेट और अभी जो वर्तमान में वैकेंसी निकली है यूपी एडेड जूनियर सिलेक्शन एग्ज़ाम्स में जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बाल विज्ञान, मनोविज्ञान और शिक्षण प्रक्रियाएं और जीवन कौशल के अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं वो सब यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। तो ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुने, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। धन्यवाद।